दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर भारतीय लोग न रहते हों। एक ऐसा ही देश है युगांडा, जहां एक समय में लाखों भारतीय रहते थे, लेकिन एक सनकी और खूंखार तानाशाह की वजह से या तो इन भारतीय लोगों को युगांडा छोड़कर जाना पड़ा या फिर इन लोगों को देश से ही निकाल कर बाहर कर दिया गया। इस तानाशाह के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि वो इंसानों का खून पीता था, आदमखोर था और एक मर्तबा तो उसने अपने शक के चलते अपनी प्रेमिका का प्राइवेट पार्ट तक खा लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की, एक ऐसा तानाशाह जो भारतीयों से नफरत करता था। आज हम आपको इस आदमखोर तानाशाह की हैवानियत के बारे में वो बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईदी अमीन का जन्म 1925 के आसपास युगांडा के कोबोको में हुआ था। कम उम्र में ही इनके पिता ने इनको छोड़ दिया। ईदी अमीन सन 1946 में एक सहायक रसोइये के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना में भर्ती हुआ था और सन 1959 में ये एक वारंट ऑफिसर बन गया। ये अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी की बदौलत सन 1951 से 1960 तक युगांडा का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन व स्विमर भी रह चुका था। इसने जनवरी सन 1971 के सैन्य तख्तापलट द्वारा मिल्टन ओबोटे को पद से हटाने से पूर्व युगांडा की सेना में मेजर जनरल और कमांडर के पद पर भी काम किया था। दोस्तों, युगांडा का तानाशाह बनने के इरादे से जब ईदी अमीन ने सैन्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आर्थिक कमजोरी का शिकार है तथा लोकतंत्र एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है, लेकिन ईदी अमीन के इस आरोप पर पलटवार करते हुए ओबोटे ने ईदी अमीन को अफ्रीकी मां द्वारा जन्मा एक जानवर बताया, जिसके बाद युगांडा वासी ईदी अमीन के समर्थन में आ गए, जिसका फायदा उठाकर ईदी अमीन ने तख्ता पलट करते हुए युगांडा की सत्ता अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद ओबोटे के सीक्रेट पुलिस ऑफिसर्स को खत्म कर दिया गया। ईदी अमीन ने युगांडा में आर्थिक सुधारों का वादा किया और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी। सत्ता में आने के बाद उसने तकरीबन 8 साल तक युगांडा पर शासन किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर देखते ही देखते ईदी अमीन के तानाशाही का दौर शुरू हुआ। उसके इस खौफनाक दौर की कहानियां सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। उसने इस दौर में 60,000 से ज्यादा भारतीयों को अपने देश से बाहर भगाया। यही नहीं, उसने अपने ही देश के करीब 10 लाख लोगों की हत्या कर दी। इनमें जज, पुलिसकर्मी, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन और नेताओं के कई चमचे भी शामिल थे। कहते हैं कि ईदी अमीन के सत्ता में आने से पहले युगांडा में एशियाई मूल के निवासी, खास करके भारतीय लोगों का दबदबा था। इस देश के लगभग हर सिनेमा घर में हिंदी फिल्में चलती थीं। 70 के दशक में युगांडा की राजधानी कंपाला में ज्यादातर कारोबार भी एशियाई मूल के लोगों के हाथ में था। यहाँ तक कि वहाँ की सड़कों के नाम भी एशियाई मूल के लोगों के नाम पर ही रखे गए थे। साल 1971 में जब ईदी अमीन ने तख्ता पलट किया तो युगांडा के हालात पूरी तरह से बदल गए और एक दिन अचानक ईदी अमीन ने भारतीय समेत एशियाई मूल के सभी लोगों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके पीछे उसने तर्क दिया कि अल्लाह ने उससे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को अपने देश से तुरंत निकाल कर बाहर करे। ईदी अमीन ने कहा, एशियाइयों ने अपने आप को युगांडा वासियों से अलग थलग कर लिया है और उन्होंने उनके साथ मिलने जुलने की कोई कोशिश नहीं की है। उनकी सबसे ज्यादा रुचि युगांडा को लूटने में रही है। उन्होंने गाय को दुहा तो है, लेकिन उसे घास खिलाने की तकलीफ गवारा नहीं की है। शुरू में अमीन की इस घोषणा को एशियाई लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ईदी अमीन ने अपने सनकपन में ऐलान किया है, लेकिन थोड़े दिनों में उन्हें पता चल गया कि ईदी अमीन उन्हें अपने देश से बाहर करने के लिए उतारू है। जब ये घोषणा हुई तो ब्रिटेन ने अपने एक मंत्री रिपन को इस मंशा से कंपाला भेजा कि वो ईदी अमीन को ये फैसला बदलने के लिए मना लेंगे। लेकिन जब रिपन वहाँ पहुँचे तो अमीन ने कहलवाया कि वो बहुत व्यस्त होने के कारण अगले 5 दिनों तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। जब उनके अधिकारियों ने उन्हें समझाया तो चौथे दिन ईदी अमीन जाकर रिपन से मिलने के लिए तैयार हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ईदी अमीन अपने फैसले पर अड़े रहे। भारत सरकार ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी निरंजन देसाई को कंपाला भेजा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में निरंजन देसाई ने अपनी किताब में बताया कि जब वो कंपाला पहुंचे तो वहाँ हाहाकार मचा हुआ था। उनमें से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में युगांडा से बाहर नहीं गए थे। हर व्यक्ति को अपने साथ सिर्फ 55 पाउंड और 25 किलो सामान ले जाने की इजाजत थी। वहाँ के कुछ अमीर एशियाइयों ने अपने धन को खर्च करने का एक नायाब तरीका निकाला था, जिसके तहत उन्होंने पूरे परिवार के लिए दुनिया घूमने का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा, जिसमें होटल बुकिंग पहले से कर दी गई ताकि जब वो अपने वतन पहुंचे तो अपने पैसे रिफंड करवा लें। दोस्तों, जब बाद में दुनिया के अन्य देशों ने ईदी अमीन के इस फैसले की निंदा की तो उसने अपनी सफाई में कहा कि ये फैसला लेने की सलाह अल्लाह ने उसे सपने में आकर दी थी। लेकिन ईदी अमीन के शासन पर बहुचर्चित किताब गोस्ट ऑफ कंपाला लिखने वाले जॉर्ज इवान स्मिथ लिखते हैं
हैं कि इसकी प्रेरणा उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी से मिली थी, जिन्होंने उसे सलाह दी थी कि उनके देश पर उनकी पकड़ तभी मजबूत हो सकती है जब वो उसकी अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा नियंत्रण कर लें। उन्होंने उससे कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने देश में इटालियन से पीछा छुड़ाया है, उसी तरह वो भी एशियाइयों से अपना पीछा छुड़ाएं। इस पूरी घटना से ईदी अमीन की छवि पूरी दुनिया में एक सनकी शासक के रूप में फैल गई। उसकी क्रूरता की और भी कहानियां पूरी दुनिया को पता चलने लगी। ईदी अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केम्बा ने एक किताब लिखी, अ स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन, जिसमें उन्होंने ईदी अमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से बताए कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। हेनरी केम्बा ने अपनी किताब में बताया कि ईदी अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके शवों के साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता की। कई शवों के गुर्दे, लीवर, होंठ, नाक और गुप्तांग गायब थे। केम्बा लिखते हैं कि ईदी अमीन अपने दुश्मनों के शवों के साथ अकेले समय बिताता था। किसी को नहीं पता कि वो अकेले में शवों के साथ क्या करता था, लेकिन कुछ युगांडा वासियों का मानना था कि ईदी अमीन अकेले में अपने दुश्मन का खून पिया करता था, क्योंकि ईदी अमीन काकवा जनजाति से बिलोंग करता था और काकवा जनजाति में इंसानी खून पीने की प्रथा आम थी। केम्बा ने अपनी किताब में लिखा है कि कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने ईदी अमीन ने अपनी शेखी बघारी थी कि उन्होंने मानव का गोश्त खाया है। केम्बा ने लिखा कि अगस्त सन 1975 में जब ईदी अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी यात्रा के बारे में बता रहा था, तो उसने कहा कि वहां उसे बंदर का गोश्त परोसा गया, जो कि मानव के गोश्त से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता है कि आपका साथी सैनिक घायल हो जाता है, ऐसे में उसको मारकर खा जाने से आप भुखमरी से बच सकते हैं। दोस्तों, ईदी अमीन के एक पुराने नौकर ने केनिया भाग आने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर आज के युग में विश्वास करना भी मुश्किल है। उसके नौकर ने बताया कि ईदी अमीन के पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। सिर्फ मुझे ही उसके अंदर घुसने की इजाजत थी, वो भी उसे साफ करने के लिए। लेकिन जब ईदी अमीन की 5वीं बीबी सारा क्यूलाबा को इस कमरे के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई, तो उन्होंने मुझसे उस कमरे को खोलने के लिए कहा। मैं थोड़ा झिझका, क्योंकि ईदी अमीन ने मुझे आदेश दिया था कि उस कमरे में किसी को घुसने नहीं दिया जाए। लेकिन जब सारा ने बहुत जोर दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए, तो मैंने उस कमरे की चाबी उन्हें सौंप दी। कमरे के अंदर 2 रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। जब उन्होंने दोनों रेफ्रिजरेटर को खोला तो वो चिल्लाकर बेहोश हो गईं। उसमें ईदी अमीन की एक पूर्व प्रेमिका और उसके प्रेमी का शव रखा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने उन दोनों को सिर्फ इसलिए मार डाला था कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, और तो और उसने अपनी प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट को भी खा लिया था। दोस्तों, इन बातों को सुनकर आप ये तो जान गए होंगे कि ये तानाशाह कितना बड़ा आदमखोर इंसान था। लेकिन आपको बता दें कि आदमखोर होने के अलावा ये बहुत बड़ा अय्याश भी था। कहा जाता है कि ईदी अमीन बहुविवाह में यकीन रखता था और उसने कम से कम 6 महिलाओं से शादी की थी, जिसमें से 3 को उसने बाद में तलाक दे दिया। ईदी अमीन के कितने बच्चे थे, इसके बारे में ठीक किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि उसके 30 से 45 बच्चे थे। ईदी अमीन के इतने प्रेम संबंध थे कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि एक समय में उनका कम से कम 30 महिलाओं का हरम हुआ करता था, जो पूरे युगांडा में फैला होता था। ये महिलाएं ज्यादातर होटल्स, ऑफिसेज और अस्पतालों में नर्सों के रूप में काम करती थी। एक बार तो उसने ब्रिटेन की महारानी को ये संदेश भेजा कि प्रिय लिज, यदि तुम असली मर्द के बारे में जानना चाहती हो तो कंपाला आओ। खैर, वो कहते हैं ना कि बुराई का अंत जरूर होता है। ऐसा ही हुआ ईदी अमीन के साथ, जब उसके दोस्तों ने या तो उसका साथ छोड़ दिया या वो मारे गए, और सन 1978 तक ईदी अमीन के कुछ ही दोस्त बचे थे। और देश की अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए उसने अपने पड़ोसी देश तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उसकी योजना खुद उसी पर ही भारी पड़ गई और तंजानिया की सेना ने युगांडा के ईदी अमीन के विरोधी लोगों के साथ मिलकर 1 साल के भीतर उसकी फौज को हरा दिया। सन 1979 में तंजानिया और ईदी अमीन की विरोधी युगांडा सेना ने ईदी अमीन के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसके डर से सन 1979 में ईदी अमीन को देश छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने सऊदी अरब में जाकर शरण ले ली, जिसके बाद सन 2003 में उसकी मौत हो गई। लेकिन आज भी उसकी क्रूरता की कहानियां सुनकर लोग सहम जाते हैं। तो दोस्तों, इस खूंखार तानाशाह के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।